राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए 36 चैप्टर जो हमने पढ़ा था अधीनस्थ न्याय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो उसका सेकंड पार्ट यानी कि वो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। सो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कितना बज रहा है? 12:15 बज रहे हैं। ये 1:15 तक या 1:30 बजे तक ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत, यूपीएससी सिलेबस, मैं ऐसे नहीं पढ़ाती आपको दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू लाइक यू आर जीरो, यू डोंट हैव इवन बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग यूपीएससी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अगर मैं आपको इतना हाई लेवल पर पढ़ाऊँ आप कैच ना कर पाओ या कुछ भी, वो चीज़ें नहीं, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगी कि आपका एकदम बेस क्लियर हो जाए, सो दैट कि आप इस लायक बन जाए कि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको एकदम क्लियर हो, आपको दिमाग इधर उधर उसमें दौड़ाना ना पड़े, यानी कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए ना। जब हमें 1 2 3 4 आ रहा होता है ना, गिनती जब हमें आ जाती है तो हम टेबल आसानी से बना लेते हैं ना। जब हमें टेबल्स आ जाती है तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई इजीली कर पाते हैं। तो हमें क्या जरूरत है? बेस को चीज क्लियर करने की जरूरत है। ऐसे देखिए बड़ी क्लासेस में मैं सब करूँ कि आपका 6 सेट का पेपर आएगा, सिर्फ वहाँ पे डिवाइड अच्छे लेवल की मैथ्स जो आती है ना, आजकल तो अल्ट्रा लेवल की मैथ्स आई थी जो लास्ट यूपीएससी गया है, तो ऐसा नहीं होगा ना। अभी जो 2023 वाला यूपीएससी गया था बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेवल की मैथ्स थी, है ना। तो सिर्फ मैथ्स आने से, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको मैथ्स आगे कोई फायदा नहीं होगा, आएगी नहीं बेसिकली मैथ्स। तो आई जस्ट वांट कि आपकी जो बेस है वो एकदम क्लियर रहे, ताकि किसी भी फील्ड में किसी भी तरह से अगर आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग चकराए ना, आप अच्छे से उसको कर पाओ। तो हम पढ़ रहे थे 33 चैप्टर था ना, अधीनस्थ न्यायालय पार्ट 2 है ना, अधीनस्थ न्यायालय, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट? शुड आई राइट इट? अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट? चलिए अभी हमें क्या पढ़ना है? कानूनी, एक सेकंड लेट मी चेक विजिबिलिटी कैसी है। ठीक है, सबऑर्डिनेट देख रहे हैं। चलिए हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या करना है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है। यहाँ से जो हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ही हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या डालना है? हेडिंग राष्ट्रीय, जो हमें पढ़ना है अभी, कानूनी सेवा ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 39A है ना, या फिर आपका अनुच्छेद 12 है ना, 14 है। चलिए पहले इतना लिखते हैं, पहले इतने पे फोकस कर लेते हैं, ज्यादा एक साथ नहीं लिखते हैं, पहले इतना कर लेते हैं हम कंप्लीट, है ना। देखिए अनुच्छेद 39 ये क्या कहता है कि हर व्यक्ति को कानूनी सेवा, मुफ्त कानूनी सेवा अवेलेबल होनी चाहिए। हर व्यक्ति का मतलब उन व्यक्तियों से नहीं है जो कि पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं लीगल एडवाइस या फिर लीगल वो अपनी वकील हायर कर सकते हैं। ये हाँ बात हो रही है जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो गरीब है, जो फाइनेंशियली कंडीशन में नहीं है कि वो लॉयर अफोर्ड कर पाएंगे। जो पूरी प्रक्रिया होती है कानून की, जो कोर्ट जाने की, उस प्रोसीजर को वो फॉलो कर पाए, चाहे वो कागज जो लगते हैं वहाँ पे, डॉक्यूमेंट जो लगते हैं उनका खर्चा उठा पाने की बात हो, चाहे फिर सिर्फ लॉयर की बात हो, तो ये सारी किसी भी खर्चे से मुक्त करा गया है। किसको करा गया है? जो व्यक्ति को फेस तो करना है, कोर्ट तो जाना है, उसके हालात खराब है, उसके साथ कुछ हुआ है ना, लेकिन वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसकी कंडीशन जो है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो इस ऐसी नहीं है कि वो पैसे से अफोर्ड करके अपने लिए लॉयर हायर करे, या इवन उसकी कंडीशन इतनी भी नहीं है कि वो जो प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको भी वो अफोर्ड कर पाए। इन दैट सिचुएशन
39A जो अनुच्छेद है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना न्याय पाए रह न जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, वो केस नहीं लड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, वो अन्याय हुआ ना। ये तो अगर वो लड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो कोर्ट जा ही नहीं पा रहे हैं और तो फिर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो अन्याय हुआ ना। ये भी एक तरह का अन्याय है ना कि वो अपने लिए जा ही नहीं पा रहे हैं, अपने लिए कदम उठा ही नहीं पा रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति अन्याय का शिकार ना हो, उसे न्याय मिले, इस कारणवश 39A जो अनुच्छेद है आपका ये बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति को, ठीक है, हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति से मतलब है जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसे वकील मुहैया कराने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, अर्थात मुफ्त वकील की उपलब्धता है, वकील की उपलब्धता। इज इट ओके? ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 14 की बात क्या है। अनुच्छेद 14 और 22 देखिए, लिख देते हैं फिर बताती हूँ आपको, है ना। देखिए, ये एक प्रोसीजर बन गई, ये एक बात कह दी गई कि ऐसा करना है ना। अब उसको कंपलसरी कैसे बनाया जाए, उसको बाध्य कैसे किया जाए कि ये चीज मान्य होनी ही होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद आपका जो है अनुच्छेद 14 और 22 ये क्या कर रहे हैं कि इस चीज को सभी राज्यों के लिए बाध्य बना रहे हैं, ठीक है। सभी राज्यों के लिए सभी राज्यों के लिए बाध्य बनाना है। ये जो अनुच्छेद है 14 और 22 इसने क्या किया, इस चीज को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त वकील की उपलब्धता को कंपलसरी बना दिया, बाध्य बना दिया हर राज्य के लिए, ठीक है। कि अगर बाई चांस ये चीज नहीं कर रहे हैं तो ये जो अनुच्छेद है ये उनको बार बार रिमाइंडर दिलाता रहेगा दैट यू हैव टू डू दिस, है ना। ये हमेशा हमेशा के लिए है, कंपलसरी है पूरी तरह से कि उनको क्या करना है, राज्य के लिए ये चीज बाध्यकारी कर देनी होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए, अब ये जो चीज हुई है ना, जो भी हुआ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या फिर कानूनी सेवा प्राधिकरण आप कह दो, है ना। हम राष्ट्रीय लेवल पे भी पढ़ेंगे, राज्य लेवल पे भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि कानूनी सेवा प्राधिकरण है, ये क्या हुआ था 1987 में ये प्रस्ताव लाया गया संसद में। हर चीज का क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव होता है पहले संसद में लाया जाता है, बहुमत मिलती है, दोनों सदनों में पारित होता है, उसके बाद कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति की अगर उसके लिए है कि राष्ट्रपति विचार करेगा, अपन उस पर स्वीकृति देगा या पूर्व स्वीकृति देगा, प्रस्ताव का अलग अलग है ना। तो जब वो चीज हो जाती है उसके बाद अधिनियम विधेयक बनता है। सिंपल सी बात, जब तक कोई अधिनियम विधेयक नहीं बनेगा जब तक कि वो दोनों सदनों से ही बहुमत के साथ पारित ना हो जाए। सिंपल सी बात है। अगर किसी ने भी रोक टोक, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में चलिए हम नहीं पढ़ेंगे कि प्रस्ताव पारित कैसे होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मतलब हाँ, ये संसद में लाया गया, ठीक है, ये प्रस्ताव जो था ये संसद में पारित किया गया। फिर क्या हुआ, ये कब लाया गया, ये लाया गया था 1987 में, लेकिन ये बना कब, ये इसको टाइम लग गया, ये बना 1995 में, ठीक है। 1987 में संसद में प्रस्ताव पारित था इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, अगर प्रस्ताव पारित हुआ, मैं लिख रही हूँ या मैं कह रही हूँ, तो ये तो है, ये ऑब्वियस है कि आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है।
सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राइट? इज इट ओके? आ रहा है समझ में? नोट डाउन कर सकते हैं। क्या हुआ, कब हुआ? 1987 में, ठीक है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्या हुआ? संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है। और कब ये लागू हो गया? तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कब लागू हो गया ये चीज? 9 नवंबर, डेट याद कर लीजिएगा, 1995 में लागू हो गया। सिंपल है ना? यहाँ पे ये हुआ आया और इसके बाद क्या हुआ? 9 नवंबर 1995 को ये चीज लागू हो गई, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दी गई। तब से ये चीज होने लग गई है। जो प्रस्ताव बनाया 39A के तहत जो भी बाधित चीजें की गई वो सब क्या किया गया? 1987 में संसद में आया और 1995 में ये चीज एकदम अच्छे प्रॉपर वे में लागू हो गई, यानी कि होने लग गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है तो मुझे बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, है ना? चलिए, नालसा डालसा, हाँ सब कुछ पढ़ा सुना होगा आपने, मेरे हिसाब से किसी न किसी ने सुना ही होगा नालसा डालसा, है ना? कि ये क्या होते हैं, है ना, नेशनल लेवल वाले जो आपके हैं नालसा, है ना, ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नालसा की फुल फॉर्म हो गई, फुल फॉर्म तो शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो आपकी ये लोक अदालत ये टॉपिक है, पहले इसको नोट करिए फिर पढ़ाते हैं, मिक्स मत हो जाइएगा, लिख लीजिए इसको फिर बताते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नोट डाउन कर लेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगर आपको बता दें कि इसका फिर क्या कार्य है, तो कार्य क्या है? न्याय करना इसका सिंपल सा काम है, विवादों का निपटारा करना इसका कार्य है, न्याय देना इसका कार्य है ना, इसके कार्य क्या है? क्या होगा? न्याय देना ही होगा, सबसे बड़ी बात है ना? दूसरा क्या हो सकता है? विवादों का बंटवारा करना, निपटारा करना, सॉरी बंटवारा नहीं, विवादों का निपटारा करना, ठीक है। क्या होगा? न्याय देना है काम इसका या नहीं है? विवादों को बंटवारा करना है इसका काम या नहीं है? है, सिंपल सी बात है ना? कानूनी सीमाएं उपलब्ध कराना वही न्याय देना हो गया ना। और क्या हो सकता, और क्या काम होता है इनका? जो चलिए शहर में तो लोगों को पता होगा, लेकिन जो गांव के लोग होंगे उनको हो सकता नहीं पता हो, तो क्या होगा? ग्रामीण इलाकों में जागरूकता भी करना है ना, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाना, कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये तुम्हें होना चाहिए ना, कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, सिंपल सी बात है। ऐसे भी लिख सकते हो, न्याय देना नहीं अलग लग रहा है आपको तो कानूनी सुरक्षा देना भी लिख लो, ठीक है। और क्या तरीके से, है ना? सक्षम मदद करना है ना, सक्षम मदद करना, मेरे हिसाब से इतना काफी है कि क्या क्या। अच्छा, अब ये जो कर रहे हैं, ये जो कार्य हैं ऐसे करने के लिए तो कैसे हो पा रहे हैं, यानी कि उस ये चीज है न्याय देना है। अब न्याय कैसे देना है ना? न्याय कैसे देना है? अगर हम कह रहे हैं कि भाई इस चीज के अंतर्गत इन्हें कानूनी सुरक्षा दी जा रही है, कानूनी शिक्षा दी जा रही है, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता भी दिया जा रहा है, सक्षम तरीके से मदद भी की जा रही है, तो कैसे, है ना? मुफ्त और निःशुल्क जो भी ये चीजें हैं, कैसे मुफ्त और निःशुल्क, है ना? तो कैसे क्या ऐसा किया जाएगा कि मुफ्त सेवा में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, है ना? ये सब मुफ्त और निःशुल्क होगा ना, लिखो साइड में, ये सारी चीजें कैसी हैं? मुफ्त और निःशुल्क, है ना? चलिए, अगर ये चीज मुफ्त और निःशुल्क है तो कैसे, क्या ऐसे क्या पैसे लगते हैं, है ना? एक सेकंड रुकिए इसको जरा, ठीक है, इज इट ओके? चलिए अभी आप प्रॉपर विजिट कर लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो मुफ्त और निःशुल्क में क्या ऐसे काम हो जाएंगे? देखिए सिंपल सी बात है, एक तो वकील की फीस बच गई, है ना, वकील की फीस, है ना, पहली। दूसरा क्या है, कागजी जो भी कागजों का डॉक्यूमेंट जो बनाए जाते हैं ना, तो मैं क्या लिखूं, दस्तावेज का खर्च, है, मुफ्त। और क्योंकि मुफ्त बात हो रही है, मुफ्त और निःशुल्क हो रहा है ना, तो क्या ऐसे पैसे होंगे, कौन कौन से पैसे जो हैं जो बचेंगे, ऐसे कौन से पैसे हैं जो लगते हैं जिसकी वजह से वो मुफ्त या फिर निःशुल्क कहलाया जाएंगे? तो सीधी सी बात है कि एक तो वकील की फीस हो गई है ना, अधिवक्ताओं की फीस, चाहे वकील बोलो चाहे अधिवक्ता बोलो, ठीक है। और बाकी क्या है, पेपर वगैरह का हो गया, दस्तावेज हो गया है, और क्या हो गया, प्रोसेस फीस होती है कुछ है फीस। वकील की फीस में मेरे हिसाब से सारी फीस आ गई है, काउंट कर लेना इसी में, है ना। और दस्तावेज में आपके डॉक्यूमेंट्स से अगर कहीं ऐसा कोई परामर्श ले रहा हो, कोई सलाह ले रहा हो, है, तो ये भी मान लो वैसे वकील में ही वो भी आ जाएगा, लेकिन चलिए मैं लिख देती हूँ, अगर को दिमाग में ना है तो जाके परामर्श भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके तहत हमें पैसे देने पड़ते हैं कोर्ट में, है ना। परामर्श लेना है, कुछ सजेशन लेना है, हमें तो नहीं पता होता है किसी भी क्राइम कोई हमारे साथ ही हो जाए बाई चांस, भगवान न करे कभी, या कुछ भी चीज हो, तो हमें नहीं पता होता है क्या प्रोसीजर। तो हम फर्स्ट टाइम तो क्या करते हैं, हम जाके किसी लॉयर से, यानी कि जो इसमें विशेषज्ञ हो, वैसे लॉयर होते हैं, है ना, क्रिमिनल चीजें होती हैं, कोर्ट से रिलेटेड चीजें होते हैं, तो उसमें कौन होता है स्पेशलिस्ट, उसका स्पेशलिस्ट लॉयर होता है। तो हम उसके पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे चाचा मामा नाना का तो लग नहीं रहा होगा जो हमें फ्री में कुछ चीज बता देगा, वो कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा। तो ये प्रोसीजर फीस हो गई है ना, परामर्श की फीस हो गई। और अगर हम उसे हायर कर लेते हैं पूरा केस लड़ने के लिए, वकील की फीस हो गई प्रॉपर। फिर दस्तावेज का खर्चा तो है ही है, पेपर वगैरह का खर्चा तो है ही अलग से, है। अब हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, खर्चा तो ट्रांसपोर्ट का भी लगता है, ट्रांसपोर्ट इन द सेंस ट्रैवल का लगता है हमें, है ना, आना जाना। तो ट्रैवल का तो नहीं, वो हमें स्वयं ही आना जाना पड़ता है, बाकी और हालात डिपेंड करते हैं कि हो सकता है ट्रैवल का भी पैसा मिल जाता हो किसी हालातों में, ठीक है। अगर कोई कतई ही बिल्कुल ही गरीब या निर्धन होगा तो शायद उसमें भी चलिए। अच्छा, अब ये तो मुफ्त और निःशुल्क चीजों में ये चीजें आ गई कि क्या कैसे खर्चे होते हैं और क्या क्या कैसे। अब ये सेवाएं किन किन लोगों को मिलनी चाहिए, है ना, कौन व्यक्ति इस चीज के लिए एलिजिबल है जिनको मुफ्त और निःशुल्क सेवाएं मिलनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं हेडिंग, मुफ्त और निःशुल्क सेवाओं के लिए अर्हत व्यक्ति या योग्य व्यक्ति, है ना, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये वाली सेवाएं मिलनी चाहिए। तो पहली बात तो आपके दिमाग में आ गई, महिला जिंदाबाद है, और महिला है तो भाई बच्चे भी होंगे इसी फील्ड में, है ना। चलिए, आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति। अपने दिमाग लगाते रहते हैं हम लोग, किसको मिलेगा, कोई दिव्यांग व्यक्ति होगा मेरे हिसाब से उसको भी मिलेगा, है ना। दिव्यांग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, दैट इज कॉल्ड दिव्यांग इन हिंदी, राइट। तो महिला और बच्चों को ये वाली मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, शिक्षा नहीं सॉरी, ये वाली है लीगल हेल्प जो है आपकी कानूनी सहायता है जो, ठीक है। आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं ना, जिन्हें हम मानते हैं कि वो उनको दबाया गया, उनको शोषण किया गया, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा नहीं बहुत पीछे रह गए, ऐसा मानते हैं। हालांकि कोई मेरे हिसाब से कोई पीछे है नहीं, मैंने देखा नहीं कि कोई जनरल कास्ट वाला आसमान में पैर मार रहा हो और कोई SC/ST जो हो वो बहुत ज्यादा जमीन में रोटियां चुन चुन के खा रहा हो, ऐसा कहीं है नहीं मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल सभी जाति में, सभी धर्मों में कुछ गरीब है तो कुछ अमीर है, ऐसा कोई स्पेसिफिक धर्म या जाति मुझे नजर नहीं आती जहाँ सिर्फ अमीर या अमीर हो या फिर कहीं गरीब ही गरीब हो। बट स्टिल जो सरकार का जज करने का या सरकार का जो पैमाना है उसके हिसाब से जो अनुसूचित जाति या फिर जनजाति होती है उसके अंदर क्या है,
उनको निर्धन माना जाता है या उनको ऐसा माना जाता है कि वो दबाए कुचले गए हैं। दलित शब्द का अर्थ ही यही है, दबाया हुआ कुचला हुआ। तो उनका मानना है, सरकार का मानना है, संविधान का मानना है कि दबे हुए कुचले हैं, तो इनको भाई मदद की जरूरत है, इनके पास पैसा नहीं है कि अफोर्ड कर पाएंगे। और महिलाएं तो खैर, महिलाओं को तो लगातार शोषण होता ही आया है, तो महिलाएं भी कमजोर वर्ग से मानी जाती है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, उनको कौन सहारा होता है ना, छोटे बच्चों को क्या पता है कहाँ से कमा के भी लाएंगे बच्चे, है ना। तो दिव्यांग व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, मानना चाहिए। ये दो दिव्यांग व्यक्ति के साथ कई प्रकार की दिक्कतें हैं, है ना। तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे, या फिर उनके पास पैसा ना हो, ऐसा मान के ही चलते हैं। तो ये हो गया है। और कौन हो सकता है, औद्योगिक मजदूर भी हो सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, औद्योगिक मजदूर जो बेकार मजदूरी जिन्होंने करी हो ना, तो औद्योगिक मजदूर हो जाएंगे, है ना। और कौन हो सकता है, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति हो, है ना। मान लीजिए किसी ने किसी बच्चे का अंग ही निकाल दिया हो ना, मानव तस्करी। ह्यूमन, सीधे सीधे ह्यूमन का भी हो सकता है, और ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स का भी होता है तस्करी, है ना। लंग्स, फेफड़े, गुर्दे जो भी होते हैं, उनको आंखों को निकाल के बेचने का, है ना। बाकी पूरा एंटायर बच्चे ही लेके जाओ, कहीं बेच दो, बेकार मजदूरी में, बदमा मजदूरी में लगा दो, लड़कियां लेके जाओ, लड़कियां बेच दो, ऐसी चीजें जो होती रहती है मानव तस्करी, है ना। मानव के अंगों का जो बिजनेस है वो मानव तस्करी कहलाता है। तो अगर उससे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो भी करेगा। औद्योगिक मजदूर जो है आपके, औद्योगिक मजदूर, तो सिंपल सी बात है कि अगर इनके साथ ऐसी पीड़ा होगी, पहले ही मजदूर है, तो जाहिर सी बात है गरीब भी होंगे ना, तो उनके लिए भी ये वाली फैसिलिटीज जो है ये उपलब्ध है। मेरे हिसाब से आपके लिए इतना इनफ है, लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द होगा तो शेयर कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, एक व्यक्ति, एक बात और दिमाग में आई, देखिए अगर आपदा वाले व्यक्ति, है ना, आपदा से पीड़ित व्यक्ति, है ना, आपदा से पीड़ित व्यक्ति और हिरासत में लिए गए व्यक्ति, है ना। आप जानते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति, हमने मूवी में देखा है ना, कि जो कोई हिरासत में होता है, जेल में होता है, और कोर्ट पूछता है कि आपके वकील कहाँ हैं, कहता साहब जी हमारे पास तो कोई वकील नहीं है। फिर साहब जी क्या करते हैं, जज जी क्या करते हैं, उन्हें एक वकील प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कैसा होता है, जो कि सरकारी वकील होता है। मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने। तो ये बात किसके लिए होती है, ये हिरासत वाले व्यक्ति के लिए होती है, जो जज जी ने कहा कि भाई आपका वकील कौन है, आपकी तरफ से कौन बहस करेगा, आपकी तरफ से कौन बोलेगा। वो कहता जी हमारे पास तो कोई नहीं है, ठीक है। तब सरकार उनको एक वकील मुहैया कराती है, जो उनका केस लड़ता है, जो कि उसमें बोलता है, फेवर में बोलता है, ठीक। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लोक अदालतें। देखिए लोक अदालतें, देखो मैं लिखती हूँ पहले तभी, ठीक है। लोक अदालत, अच्छा लोक अदालत क्या है, एक फोरम है, पहले भी पढ़ चुके हैं फोरम के बारे में। तो जो लोक अदालत है, बेसिकली यहाँ पे वो मुद्दे आते हैं जो किसी न्यायालय में पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, उनका कुछ निवारण नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, प्रोसीजर नहीं हो पा रही है, स्लो है, या किसी भी चीज से जो वहाँ पे बाकी न्यायालयों में किसी में लटके हुए हैं, वो मामले जो है वो आपके लोक अदालत में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी मामले आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही मामले आएंगे जो लटके हुए हैं किसी अन्य न्यायालय में, ऐसे भी मामले आ सकते हैं जो किसी और न्यायालय में अभी तक गए नहीं है। फ्रेश कहने का मतलब है वो मामले तो आ ही सकते हैं जो कहीं और पेंडिंग पड़े हैं किसी और न्यायालय में, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी इसमें आ सकते हैं जो किसी और न्यायालय में नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो किसी न्यायालय में चल रहे हैं, बस पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, पर अर्जी जा चुकी है वहां पे, वही न्यायालय वो तो आएंगे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नए मामले भी इसमें लोक अदालतों में आ सकते हैं। लोक अदालत इसीलिए बनाया गया बेसिकली कि जो केस पड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। फॉरम के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, पूरा फॉरम का एक चैप्टर पढ़ाया गया था आपको, प्रॉपर डिटेल्स मिल चुकी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोक अदालतें वही हैं, है ना, फॉरम वही है, एक फॉरम ये है। तो ये इसीलिए है बेसिकली कि न्याय अच्छे तरीके से मिल सके, जल्दी से जल्दी मिल
सके और प्रॉपर वे में मिल सके, ठीक है, ज्यादा खर्चा न लग सके, ज्यादा टाइम न लगे और बहुत सारी चीजों से लोगों को बचाया जा सके। सिंपल सी बात है। लोक अदालत की बात होगी। अच्छा, अगर मैं लोक अदालत की बात करूं, लोक अदालत की वैधानिक स्थिति की बात करती हूँ, चलिए बेसिकली लोक अदालत की वैधानिक स्थिति है ना, समझ गए ना लोक अदालत क्या है? सिंपल सी बात है कि आप लोक अदालत समझिए ना, इसमें मुझे कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं थी, मेरे फॉर्मूले के हिसाब से कर दें कि आपको याद है। छोटा सा लिख देती हूँ, फोरम न्यायालय में पड़े मामले, है ना, इतना लिखा देते, इससे आपको समझ आ जाएगी, याद आ जाएगा आपको। अगर भूल जाओगे तो ये चीज लिखी रहेगी तो आपको याद आएगी कि एक फॉर्म है और न्यायालय में पड़े मामले हम मंगवाए जा सकते हैं, और नए मामले भी ठीक। चलिए, लोक अदालत की स्थिति की बात करते हैं या वैधानिक स्थिति की बात करते हैं, तो जो लोक अदालत है, सबसे पहला लोक अदालत शिविर जो था, लोक अदालत शिविर पहला लोक अदालत शिविर 1982 गुजरात, ठीक है। चलिए देखिए, लोक अदालत बनी सबसे पहले, आपकी जो बनी ये शिविर जो बना वो 1982 में बना, ठीक है, लोक अदालत का। अच्छा, एक बात समझिए कि लोक अदालत जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो इतना अच्छे से चला, इतना प्रॉपर वे में चला और इतना लोगों को फायदेमंद लगा, इतना सरकार को सब अच्छा लगा, इतना पूरी प्रोसीजर उनकी समझ आई कि हाँ चीज इस चीजों से काम अच्छे से हो सकता है, ठीक, आराम से हो सकता है, ईमानदारी से हो सकता है, जल्दी हो सकता है ना, बिना परेशान किए हो सकता है, और अच्छा है कि मदद हो रही है नागरिकों की, सिंपल सी बात। तो जब ये चीज हो गई तो ये क्या हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया है, यानी कि बहुत लोगों को अच्छा लगा, पॉपुलर इन द सेंस काफी प्रसिद्ध हो गई, ये जो प्रोसीजर ये जो था ये काफी अच्छा लग गया तो डिमांड में भी आ गया, और डिमांड में आ गया तो इस चीज को पूरा एक वैलिड बनाने का भी मन किया कि क्या करते हैं, जो ये चीज है, जो ये प्रोसीजर है, इसको वैध बना देते हैं, है ना, यानी कि क्या हो जाए कि जो इसके निर्णय हो वो मान्य भी हो, है एज बाकी अदालत इक्वल टू, है ना, ये भी मान्य हो, इनके जो निर्णय हो वो मान्य हो, चाहे सजा की बात हो, चाहे पनिशमेंट की बात हो, चाहे किसी और तरह की बात की गई हो, वो कैसी होनी चाहिए, वो मान्य होनी चाहिए कि इसमें कह दिया गया है भाई इनको ये दंड मिला है तो वो दंड मिला है वो स्वीकार्य होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। चाहे अपील के केस आए, चाहे कैसे भी केस आए, अपील के भी केस आते हैं, ऐसा नहीं कि अपील वाले केस नहीं आ सकते हैं, तो ये क्या था, काफी अच्छा माना जाने लग गया, अच्छा इसका जो रिजल्ट आया वो ज्यादा अच्छा आने लग गया, तो तब ये चीज का सोचा गया कि इसको एक वैधानिक स्थिति दे दी जाए, यानी कि इसको कानूनी रूप दे दिया जाए, कानूनी इन द सेंस कि इसको आपके संविधान में या फिर आपके कानून में, है ना, आपको पता है कि हमारे पास रूल्स हैं, हमारे पास है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें इस चीज का होना आवश्यक हो जाए, वैधानिक हो जाए, वैलिड हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान में नहीं लिखी गई हैं, जिसके बारे में संविधान में लिखा तो नहीं गया है और वो है, वो कानूनी तौर पर हमारे देश में है, तो इसकी वैधानिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या इसकी वैधानिक स्थिति बनाने के लिए ही एक वो किया गया, क्या बोलते हैं उसको, अधिनियम लाया गया है ना, वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नाम से जिसे जाना जाता है। का अधिनियम आया, है ना, समझ गए ना क्यों आया, समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, ठीक है। इसकी वैधता के लिए, इसको वैध बनाने के लिए ये अधिनियम 1987 का अधिनियम का आया है, सिंपल सी बात है। आगे समझ, नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से वैधानिक स्थिति तक आपका क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब अगर लोक अदालत बन गई है भाई, तो लोक अदालत से कुछ फायदे भी होंगे, सिंपल सी बात है। तो उन फायदों के विषय में पढ़ लेते हैं कि लोक अदालतों के फायदे क्या हैं। देखिए, लोक अदालत एक तो भाई कम खर्चीली, ऊपर से लचीली, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि लोक अदालत एक तो लचीली, ऊपर से कम खर्चीली, फायदा ही फायदा है। तो क्या है, ये लचीली है, ठीक है। क्या है और कैसी है, लचीली है, लचीली है, इलास्टिसिटी है? ऐसा कुछ नहीं है कि बस यही प्रोसीजर ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही जा सकता है। इसमें चीजें ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती है, इन द सेंस कि कोई एक फिक्स नहीं है कि भाई ऐसा ही ऐसा करना है। ये हालातों को देख के, हाँ, व्यक्ति की हालत को देख के, चाहे वो गरीब हो अमीर हो सब हो, उन सबकी चीजों को हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दे भाई ऐसा ही ऐसा होना है, नहीं जी नहीं। इलास्टिसिटी है, चाहे गरीब है, चाहे जैसा है, चाहे उससे भी नीचे का है, चाहे थोड़ा उससे ऊपर क्या है, वो सभी चीजों को हैंडल किया जाएगा। कम खर्चीली है, ठीक, सिंपल सी बात है कि ये क्या है, कम खर्चीली है, यानी कि पैसे की मारामार नहीं है कि बहुत पैसा लगेगा इंसान का, ऐसा हो जाएगा कि हाँ कम पैसे से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कम खर्चीली, वकीलों के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, ठीक है। इनको वकील प्रोवाइड भी होंगे, है। वकीलों के माध्यम से ये क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इनको अदालतों में जो भी चीजें कहनी और सुननी होंगी, ये वकीलों के माध्यम से कहेंगे और सुनेंगे भी। जो जज जी बोलेंगे उसको सुनना भी पड़ेगा, और जो उनकी इच्छा होगी, जो उनके मन में होगा, जिन्होंने पीड़ा महसूस करी होगी, उसके बारे में ये क्या करेंगे, उनको बताएंगे भी, ठीक है। चलिए, समय का बता दिया। अच्छा, इसमें कम समय लगता है, कम पैसे का बता दिया, कम समय में लगता है, ठीक है। कम समय लगता है, कम खर्चीली है, एक तो लचीली तो है ही है, वकीलों के माध्यम से यहाँ बातें होती हैं, ऊपर से इसमें समय भी कम लगता है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं स्थायी लोक अदालतों के बारे में। स्थायी लोक अदालतें क्या करती हैं, हेडिंग डालिए। चलिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम है ना 1987, हाँ, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम है या नहीं है, पढ़ा ना कि आपने 1987 का अधिनियम, 1987 में तो बना ही अधिनियम, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। अच्छा, स्थायी लोक, इसकी हेडिंग डाल देते हैं, स्थायी लोक अदालत है। चलिए, ये हेडिंग है, ठीक है। अच्छा, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 था, है ना। अब ये 2012 में इसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ संशोधन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ ऐड ऑन हुआ। क्या हुआ इसमें, जो भी ये था आपका 1987 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 था, इसको क्या किया गया 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोग सेवा से जुड़े मामलों के लिए, है ना, जो सार्वजनिक उपयोग, लिखवा देते हैं हम, सार्वजनिक उपयोग सेवा, सार्वजनिक सेवा उपयोग ऐसे लिखते हैं ना,
सार्वजनिक सेवा उपयोग के लिए, देखिए बोलती हूँ कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया। ठीक है, लिख लिया इतना। As I always said that it is very easy and very simple class. It is from your basic, है ना? It will increase, but still it is on the peak. We cannot say, but it is from the very basic, है ना? It will go also on the peak, है ना? Then we will get all the knowledge like what we want, what we required, है ना? For UPSC syllabus, then we will go on peak also. Peak means peak of knowledge, है ना? At the peak of knowledge जितनी हमें होनी चाहिए हायर लेवल पर मीन स्टडिंग के लिए उतनी भी आएगी, बट स्टिल वी वांट टू क्लियर आवर प्रीलिम्स ओनली, है। तो उसके बाद हम हालांकि पढ़ कैसे रहे, पढ़ तो हम ऐसे ही रहे ना कि हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए, राइट। बट स्टिल अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है, 2-3 महीने ही बचे हैं, तो जस्ट फोकस ऑन योर प्रीलिम्स। चलिए स्थायी लोक अदालत का प्रावधान हो गया, कब हो गया समझ आ गया आपको, है। तो और क्या बचा आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से, चलिए विशेषताएं हैं, क्या है, क्या क्या पढ़ सकते हैं हम अभी। अच्छा, स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष होता है, एक सभापति होता है, तो हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। चलिए हमारे सिलेबस में दे रखा है विशेषताएं, ठीक है। स्थायी लोक अदालत नहीं बनी ना, ये लोक अदालत से स्थायी लोक अदालत बनी है, तो इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे। स्थायी लोक अदालत की विशेषताएं, ठीक है। क्या है विशेषताएं? एक अध्यक्ष या सभापति होगा। क्या कह रहा है कि इसमें एक अध्यक्ष या सभापति होगा, ठीक है। जो कैसा होगा भाई, महानेता कैसा हो वो नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष या सभापति होगा जो क्या होगा, जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा होगा, ठीक है। एक अध्यक्ष या सभापति होगा जो क्या होगा, जो जिला न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो, है ना। यानी कि इसमें जो क्या अध्यक्ष होंगे स्थायी लोक अदालतों में या फिर सभापति होंगे, वो क्या होंगे, या तो वो जिला न्यायाधीश रह चुके होंगे या किसी और न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके होंगे। पर कैसे होंगे वो न्यायाधीश, तो वो रह ही चुके होंगे, ठीक है। और क्या हो सकती है इनकी, स्थायी लोक अदालत के लिए ना एक वित्तीय वाला लिख लेते हैं। चलिए हम लिखेंगे जितना है इसके अंदर, हम थोड़ा थोड़ा करके सारा ये हेडिंग लिखेंगे। वित्तीय सेवाओं में इनके पास क्या होता है ना। देखिए देखिए न्यायालय का मतलब है न्याय करना, है ना। पर आपने सुना होगा, अच्छा आपके दिमाग में आएगा वित्तीय सेवाओं से क्या मतलब है। वित्तीय सेवा आपने सुना होगा ना, कई बार कॉम्पनसेशन देना, ये करना वो करना, या और जो देखिए मुफ्त सेवाएं मिल रही है, कुछ हो रहे हैं, तो वो क्या है, वित्तीय सेवाएं भी तो लग रही है इसमें, है ना। किसी का रिफंड करवाना या किसी पे पेनल्टी के पैसे लेना देना, बहुत सारी चीजें जो हो जाती हैं वो कैसी होंगी, यानी कि वित्तीय क्षेत्राधिकार कितने रुपए का होगा ये जान लेते हैं, 10 लाख रुपए तक का होगा इनका जो वित्तीय सेवाओं का क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार 10 लाख तक का है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं होता है
पांडे जी कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है। ठीक है, लिखते रहिए साथ के साथ। चलिए, वो मामले इसमें नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जो अपराध से जुड़े हों। ठीक है, ये याद रखना। कैसे मामले इसमें नहीं आएंगे? वो मामले इसमें नहीं आएंगे जो क्या होंगे, जो किसी भी तरह के अपराध से जुड़े हों, जो कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं हो, है जो कानून के अंतर्गत कैसे हो, जिनका समाधान कानून के अंतर्गत, कहने का मतलब है नहीं, जो कानून के अंतर समाधान योग्य ना हो। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट दिखाएंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया और इतना ही है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे परिवार न्यायालय। इतना लिख लीजिए, फिर लिखते हैं परिवार न्यायालय। चलिए हेडिंग डालिए, परिवार न्यायालय अधिनियम। परिवार न्यायालय अधिनियम, हाँ फैमिली कोर्स सुना होगा आपने, नहीं सुना तो हम सुना देते हैं। ये भी लिख लीजिए कब बना, ये 1984 1984। ठीक है, अच्छा ये क्या था परिवार न्यायालय अधिनियम? क्या है, देखिए विवाह शादी है, चाहे वो मैरिज हो या डिवोर्स हो, चाहे वो किसी बच्चे की कस्टडी की बात हो, है या शादी की बात हो, पारिवारिक जो भी संबंधों से मामले हैं वो क्या होंगे, वो फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, जो भी रिश्ते जहाँ पे आ गए, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, जनरली शादी विवाह तलाक, बच्चों की कस्टडी और उनसे पति से पत्नी से एलिमनी, जो भी पति पत्नी से ले रहा हो, पति पत्नी से ले रहा हो, जो भी प्रोसीजर होती हो उन सारी चीज़ों को लेके वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, फैमिली कोर्ट में आएंगी। सिंपल सी बात है, जो पारिवारिक मुद्दों से बातें संबंधित हैं वो कैसी हैं, वो कहाँ कौन से न्यायालय में जाएंगी, वो पहले और सबसे पहले वो यहीं जाएंगी, परिवार न्यायालय के अंतर्गत ही जाएंगी। ठीक है, जो कब स्टैब्लिश हुआ था 1984 में हुआ था। ठीक है, अच्छा क्यों स्टैब्लिश हुआ? कुछ महिला संगठन बना, है ना, कुछ महिला संगठनों ने कुछ मुद्दे देखे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इनका निपटान सही से कहीं नहीं हो रहा है। इसके पीछे वो है बकायदा एक छोटी सी स्टोरी है कि कैसे फिर ये सोचा गया कि परिवार न्यायालय होना चाहिए, है कि जो औरतें होती हैं वो जा रही हैं, वो शिकायतें नहीं कर पा रही हैं पुलिस स्टेशनों में, या उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो अपनी पीड़ा बता नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया, दैट इज कॉल्ड परिवार न्यायालय। वो अपनी सारी दिक्कतें परेशानियां औरतें वहां जाके कर सकती हैं, बता सकती हैं, इवन आदमी लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशली फॉर वुमेन ओनली, दिस इज फॉर मैन ऑल्सो। ठीक है, वो भी अपने जो भी पारिवारिक संबंधों से मामले हैं उनको लेके वो कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से कोर्ट में? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बड़ा सा लिखा नहीं कि तो आपको उम्मीद नहीं है कि मैं कुछ लिखूं बहुत तगड़ा बड़ा, है ना। चलिए, कुछ महिला संगठन आया हुआ था ना, मैं लिख देती हूँ कि किस किसने बनवाने की कोशिश करी, है ना, कुछ महिला संगठन आया हुआ। विधि आयोग, है ना, अन्य संगठन तो है ना, ठीक है, इन लोगों ने, ये क्या है, संगठन है, लोग तो नहीं है। ठीक है, चलिए इनकी विशेषताएं पढ़ लें हम। विशेषताएं पढ़नी जरूरी है। टाइम पता है क्या हो रहा है? हमने सोचा है 1:30 बजे तक अब क्लास ओवर कर देंगे,
अभी 1 बजने वाले हैं, 53 है, 12:53, ठीक है। चलिए विशेषताएं। जो उच्च न्यायालय है ना, उन्होंने अपनी सहमति से राज्य सरकार को परमिशन दी है, अपनी सहमति से उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को परमिशन दी है किस बात की, कि वो परिवार न्यायालय बना ले, परिवार न्यायालय बना सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य परिवार न्यायालय बना सकता है ना। लिखते रहिए फटाफट, थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेते हैं, जल्दी से ये चैप्टर खत्म कर देते हैं आपका। चलिए, राज्य सरकारों ने क्या किया है कि जिस नगर की जनता 1 लाख से अधिक हो, है ना, 1 लाख से अधिक होने पर एक परिवार न्यायालय बनाना आवश्यक है, एक परिवार न्यायालय बनवाना राज्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि अगर जो भी नगर है, जो भी शहर है, वहां पे जो वहां की जनता है 1 लाख से अधिक है, हम उम्मीद ही नहीं करते कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नगर है जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी ना, तो जहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां पे राज्य इस बात के लिए बाध्य है, यानी कि उसे एक तरह की एक गाइडलाइंस मिली हुई कि भाई तुम्हें ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है। तो उनको ओबिडेंटली इस चीज को फॉलो करना है कि क्या करना है, उनको 1 लाख से अगर अधिक जनसंख्या हो जाती है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें फिर परिवार न्यायालय बना देना है, ठीक है, ठीक। और राज्य सरकार अन्य क्षेत्रों में भी, राज्य सरकार जरूरी नहीं कि खाली नगर में ही, राज्य सरकार अन्य क्षेत्र में भी न्यायालय बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ग्राम न्यायालय। हमारा जो सिलेबस है वो कह रहा है कि ग्राम न्यायालय की बच्चा है, ठीक है। चलिए ग्राम न्यायालय डालिए हेडिंग। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, सिंपल। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ग्राम न्यायालय से कुछ खास बताने जैसी बात है। ग्राम न्यायालय मतलब जो गांव में न्यायालय होते हैं उनकी बात हो रही है। नगर न्यायालय हमने पढ़ ली थी, नगर की बात हो रही थी, नगर वाज शहर, ग्राम इज विलेज, ठीक। अभी जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम, जो कि कब हुआ, 2008 में। ये कब हुआ था आपका 1984 में, परिवार न्यायालय, ठीक है। और एक और चीज हुई थी, जो अधिनियम जो आया था लोक अदालत का, वो आया था 1987 में, है। परिवार न्यायालय 1984 में आया था, विवाह वाला जो अधिनियम था, ठीक है। तो 2008। अच्छा, ये न्यायालय क्यों बना है? अगर मैं इसका आपसे वो पूछूं रीजन कि ये न्यायालय क्यों बना होगा, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि जो गरीब तबके के लोग, गरीबों की मदद के लिए, गरीबों की मदद, अशिक्षितों की मदद, है ना, अशिक्षितों की मदद, ठीक है, वंचित वर्ग की मदद, है ना, महिलाओं की मदद, महिलाओं की मदद, बच्चों की मदद, मजदूरों की मदद, है ना। पहले तो ऐसे ऐसे मजदूरियां होती थी ना गांव में
कि बेगार मजदूरी करा ली भाई, बंधुआ मजदूर बच्चा है ना, बंधुआ मजदूरी ना हो, बेगार मजदूरी ना हो, सिंपल सी बात है। बेगार है ना, बेगार इन द सेंस कोई ऐसा काम कराना जिसके लिए पेमेंट ना देना। बंधुआ मजदूर की फिक्स कर दिया कि भाई तुम जब तक जीवित रहोगे तुम हमारे लिए ही काम करोगे, वो हो गया बंधुआ मजदूर। बेगार मजदूर आपसे काम भी करा लिया पर आपको पैसा नहीं दिया, है ना। हम लोगों को घर पे सब जो जितने बच्चे होते हैं जो अर्न नहीं कर रहे होते वो घर पे काम करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जिंदगी होती है हम तो बेगार मजदूर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है इनकम के नाम पे, ठीक है। घर पे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना। और क्या बचा इसमें, हमारे सिलेबस के हिसाब से इसमें क्या बचा है? चलिए मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं बचा है, अब तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा था 1:30 बजे, तो 1 बजे ही हमने इसको पढ़ के खत्म कर दिया। बात खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं। जो आपको समझ नहीं आएगा तो आपके कमेंट बॉक्स नहीं है, आप कमेंट में भर देना, कमेंट है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको बताएंगे। और कोई भी अगर आपको लगे कोई अपडेट या फिर अपग्रेड करने की जरूरत है, तो प्लीज सजेस्ट मी, आई एम हियर टू सॉल्व दैट। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करिए, और एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति की हानि की वजह आप कभी भी ना बने, मेंटली फिजिकली किसी भी तरह से किसी व्यक्ति किसी भी जानवर को आप कष्ट ना दें। कोशिश करें जितना खुशी दे सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, राधे राधे।